एक्सेस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। पहला कदम सीजन 4 के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड से हमने बात शुरू की थी कमोडिटीज़ की और हमने बात की थी एग्री कमोडिटी पर। आज हम बात कर रहे हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ की और बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ CNBC TV 18 की कमोडिटी एंड करेंसी एडिटर मनीषा गुप्ता और एक्सिस सिक्योरिटी के कमोडिटी हेड सुनील कुमार कटके जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप दोनों का ही। और कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जाके ये सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं शो की और नॉन एग्री कमोडिटीज़ के बारे में। मनीषा जी, मुझे समझना है आपसे कौन कौन सी कमोडिटीज़ नॉन एग्री में आती हैं सबसे पहले तो? जी कविता, यहाँ पर 3 तरीके हैं इसे देखने के। एक तो वो जो इसे माइन किया जाता है, जैसे कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये माइंड कमोडिटीज़ हैं। दूसरी फिर आती हैं यहाँ पर पम्प्ड कमोडिटीज़, जैसे कि कच्चा तेल, नेचुरल गैस वगैरह। और तीसरा है प्रोड्यूस्ड कमोडिटीज़, जैसे कि स्टील, प्लैटिनम वगैरह, जिन्हें हम स्टील जैसे जहाँ पर हम प्रोड्यूस करते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर इसको। तो इसको अगेन 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। प्रेशियस मेटल्स जैसे कि सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम में आ जाता है। फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं जैसे कि स्टील है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल वगैरह। और फिर एनर्जी सेक्टर है ऑफकोर्स, जहाँ पर हम कच्चा तेल, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल वगैरह देखते हैं। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं जो नॉन एग्री स्पेस में देखी जा सकती हैं। एग्री के मुकाबले तो काफ़ी कम है नॉन एग्री में, तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन एक नए इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए तो काफ़ी कम होगा। लेकिन फिर भी मुझे बताइए कि सब में अलग अलग तरह से ट्रेडिंग, अलग अलग न्यूज़ इम्पैक्ट भी होता होगा। तो किस तरह की कमोडिटी किस बाजार पे डिपेंड करती है ग्लोबली, अगर समझना हो मुझे तो? देखिए, जितने भी इंटरनेशनल कमोडिटीज़ जो नॉन एग्री हम बोलेंगे तो ज़्यादातर जैसे मनीषा जी ने बताया कि ये माइंड कमोडिटीज़ हैं, और या तो पम्प्ड कमोडिटीज़ हैं एनर्जी साइड में, या तो इवन प्रोसेस्ड कमोडिटीज़ जो हैं। तो इसमें जो है मेजरली इंटरनेशनल प्राइसेस का जो रेप्लिकेशन जो है आपको देखने को मिलता है इंडियन मार्केट में। जैसे अगर गोल्ड या सिल्वर का अगर हमें इंडियन एक्सचेंजेस पे प्राइस देखने को मिलता है तो वो नाइमेक्स और कॉमेक्स जैसे US के 2 कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, वहाँ का एग्जैक्ट रेप्लिका है, हम बोल सकते हैं। मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका, मतलब वहाँ के भाव जो हैं डॉलर में वो ट्रांसलेट हो जाते हैं रुपए में। यस। तो इससे क्या होता है, इवन जो करेंसी का फ्लक्चुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर हम सोने का अगर आज का भाव देखें तो 32,200 के रेंज में 10 ग्राम का भाव चल रहा है और रुपया 71 के रेंज में ट्रेड हो रहा है $1 पे। अगर रुपया डिप्रिशिएट होकर 72 हो जाता है, $1 डिप्रिशिएट हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड के 10 ग्राम पे भाव पे तकरीबन $500 का पड़ जाता है। अच्छा। इंटरनेशनली अगर वो $1290 पर ट्रॉय आउंस भी रहे और उधर कुछ उतार चढ़ाव न होते हुए भी यहाँ के करेंसी फ्लक्चुएशन से आपको भाव में जो है इजाफा होते हुए दिखेगा। अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है तो, वैसे ही अप्रिशिएट होता है तो जो है भाव नीचे आपको देखने को मिलते हैं। और जितने भी इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं, ये एक तो सप्लाई और डिमांड, जैसे एग्री में भी सप्लाई और डिमांड है, यहाँ पे भी सप्लाई और डिमांड है। ग्लोबल लेवल पे स्टॉक्स वेट किए जाते हैं, जैसे क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री क्या है US में, कितना प्रोडक्शन हो रहा है ओपेक कंट्रीज से, ग्लोबल डिमांड क्या है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ कुछ हैं क्या। तो ये सब चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती हैं एनर्जी प्राइसेस पे। जितने भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ हैं, कहीं पे कोई कंट्री का वॉर चल रहा है, उससे डिसरप्शन हो रहा है प्रोडक्शन में, तो उसमें ग्लोबल लेवल पे सप्लाई ग्लट आ सकता है, तो उस वजह से वो कमोडिटी के भाव में ऊपर नीचे आने को मिलता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर है, जो मेजर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर पॉलिटिकल इंसर्टेनिटी दिखता है तो वहाँ पे भी आपको जो है गोल्ड में एज ए सेफ हेवन डिमांड के चलते हुए प्राइसेस में इजाफा होते हुए दिखता है। और उसके अलावा भी वेदर कंडीशंस भी मैटर करते हैं। जैसे अगर नेचुरल गैस अगर एक कमोडिटी है जो कि माइंड कमोडिटी है, इंटरनेशनली कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड कमोडिटी जो है, US में अभी ठंडा वेदर का जो ये आया, तो उसमें जो है नेचुरल गैस के भाव जो है एकदम से बढ़ गए। तो एक्सपेक्टेशन जो है US के वेदर का और कोल्ड वेदर होने के जो फोरकास्ट की वजह से नेचुरल गैस में इमीडिएट बेसिस पे आपको प्राइसेस जो है इजाफा होते हुए दिखा। तो मोर ओवर अगर हम इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की बात करें, जैसे कॉपर है, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल है, जितना इकोनॉमी अच्छा करेगा ग्लोबल लेवल पे, जैसे चाइना एक मेजर इकोनॉमी है, US एक मेजर इकोनॉमी है, इवन डेवलपिंग नेशंस अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो उन सब इंडस्ट्रियल गुड्स के डिमांड जो है बढ़ते जाएंगे
और उस चक्कर में आपको उनके भाव में जो है इजाफा होते हुए दिखेगा। अगर ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है, रिसेशन का माहौल बन रहा है, तो इन सब कमोडिटीज में देखेंगे। तो ओवरऑल मनीषा जी, अभी ये तक ये समझ में आ रहा है मुझे कि जो ये नॉन एग्री कमोडिटीज हैं ये ग्लोबली ज़्यादा ड्रिवन होती हैं बजाय घरेलू ट्रिगर्स के। एक एक करके इसको हम पकड़ कर समझते हैं। अब जैसे कि क्रूड मुझे समझना है, तो आपने जिक्र किया ओपेक का, तो ये किस तरह का संगठन है और ये कैसे प्राइस को ड्राइव करता है? जी कविता, वो सिनेरियो भी काफ़ी हद तक अब चेंज होता हुआ नजर आया है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जैसे हम देखते थे कि ओपेक की तरफ से ही यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस की सप्लाई को वो लोग कम या ज़्यादा कर सकते थे डिपेंडिंग ऑन ग्लोबल डिमांड कैसी दिख रही है। तो ऑफ कोर्स नियरली 50% जो प्रोडक्शन है वो मिडल ईस्ट से आती है और वो सभी ओपेक के यहाँ पर मेंबर्स हैं और ओपेक ऑफ कोर्स उसको कंट्रोल कर सकता था कि कितनी सप्लाई उन्हें कम या ज़्यादा करनी है। अब जिस तरह का सिनेरियो है, ओपेक के बाद ओपेक में भी सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ओपेक के बाहर अगर देखें तो रशिया बहुत बड़ा उत्पादक देश है और अब यूएस की तरफ से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। पिछले एक साल का अगर आप सिनेरियो देखें तो जो यूएस की प्रोडक्शन है वो 11.7 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन है। उसके मुकाबले रशिया की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर 11.4 मिलियन बैरल्स है और जहाँ तक सऊदी की प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 11.1 मिलियन बैरल है। तो ये तीन मेजर प्रोड्यूसर्स हैं और अगर आप इंटरनेशनल कंजम्पशन देखें तो वो 100 मिलियन बैरल्स पर डे है। तो उसमें से करीबन 32 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वो इन तीन मेजर प्रोड्यूसर्स की तरफ से आ रहा है। तो यानी कि अब ग्लोबल मार्केट्स में कैसी हालात रहेंगे वो तीन ये प्रोड्यूसर्स जो हैं काफ़ी हद तक इसे हैंडल कर सकते हैं। तो एज आई सेड, फॉर लंबे समय तक हम सिर्फ ओपेक के ऊपर डिपेंड करते थे और अभी भी वही हाल है कि ओपेक ने अपने साथ 11 या 14 और प्रोड्यूसर्स मिलाए हैं और अब वो यहाँ पर प्रोडक्शन में कटौती करे हुए हैं 1.2 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन की, जो जनवरी से शुरू हुई है। तो सिर्फ ओपेक के हाथ में अब इतना नहीं रहा, उन्हें रशिया को भी साथ में यहाँ पर मिलाना पड़ा कि वो कंट्रोल कर सकें इंटरनेशनल सप्लाईज को। लेकिन भारत का नजरिया यहाँ पे कच्चे तेल के लिहाज से कैसा है और क्या है? देखिए, भारत अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो तीसरे या चौथे नंबर पे आता है हाईएस्ट इंपोर्ट्स में, क्योंकि वी आर द नेट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल और तकरीबन 60 to 70 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ हमारा इंपोर्ट जो है क्रूड ऑयल का होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि हमारे रिजर्व्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने यूएस है या चाइना के हैं। तो बट इन अ वे ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है तो ग्लोबल लेवल पे भी ये रिकग्निशन हमको मिलते जा रहा है कि अच्छा, इंडिया भी एक मेजर रोल जो है अदा कर सकता है, क्योंकि वी आर अगेन नेट इंपोर्टर्स ऑफ अ लॉट ऑफ कमोडिटीज़। बहुत सारे कमोडिटीज़ हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं एंड ऑब्वियसली जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सो दैट यू नो योर ग्रोथ रेट डजंट स्टॉप। तो इंडियन नज़रिए में अगर हम देखें तो हम एज ऑफ नाउ तो प्राइसेस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इन बिटवीन गोल्ड के प्राइसेस पे हम थोड़ा बहुत हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे फेस्टिवल्स जो हैं ग्लोबल लेवल पे देखा जाता था कि अच्छा ये फेस्टिवल सीजन है तो यहाँ पे थोड़ा इंडिया का इंपोर्ट वगैरह बढ़ सकता है, बट अभी उस मामले में भी चाइना हमसे आगे निकल गया इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। तो क्रूड ऑयल में लाइक आई सेड हम तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल तो नहीं बोल पाऊंगा, बट हाँ अभी शुरुआत उसकी हो चुकी है जहाँ पे प्राइस डिटरमिन तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जैसे मनीषा जी ने बताया अगर एक तरफ ओपेक प्रोडक्शन कट की बात कर रहा है तो दूसरी जगह यूएस प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है। तो आइडियली ये टग ऑफ वॉर है। इसके बीच में प्राइसेस जो हैं आपको ऊपर और नीचे होते हुए दिखेंगे। रिसेंटली ऑलमोस्ट $40 तक हमको क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखने को मिले थे। अगेन इट हैज़ कम बैक टू $52 के रेंज में आ गया है। जो फॉल हुआ था वो तकरीबन $65 के रेंज से हुआ था। तो इन अ वे ये प्रोडक्शन और सप्लाई का ही जो है मेजर न्यूज़ जो है फ्लो कर रहा है और उस बेसिस पे ही प्राइसेस जो हैं ऊपर और नीचे हो रहे हैं। तो नियर टर्म में अगर ऐसे प्राइस डिफाइनर के रोल के हिसाब से अगर इंडिया को देखें तो और आने वाले समय में हो सकता है हमारा रोल जो है उसमें बढ़ जाए। बट इन अ वे सिग्निफिकेंटली अभी भी जो है प्राइस का जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो यूएस या ओपेक या रशिया जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो डिफाइन करते हैं। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से अपने ग्रोथ के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना ज़रूरी है, तो वी कैन नॉट कट डाउन आवर इंपोर्ट्स बिकॉज दैट विल अगेन स्लो डाउन द ग्रोथ रेट इटसेल्फ, क्योंकि वो एनर्जी का एक ही साधन है जो कि आपको हर इंडस्ट्री तो ऐसे में मनीषा जी अगर मैं क्रूड में ही ट्रेड से शुरुआत करना चाहती हूँ नॉन एग्री सेक्टर में, तो क्या क्या बातों को मुझे समझना ज़रूरी है? आपने मेंशन किया था नाइमेक्स, WTI, इस तरह के क्रूड की क्वालिटी भी ट्रेड होती है, तो ये सब मैं कैसे समझूँ? ये किस तरह का क्रूड है जो ट्रेड होता है?
जी, एज ऑफ नाउ जो हम सुनील ने जैसे कहा, जो हम फॉलो करते हैं वो यूएस का क्रूड है, क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल मार्केट्स में 80% जो ट्रेडेड क्रूड है वो यूएस का है, और इंटरनेशनल मार्केट में जो सबसे ज़्यादा कमोडिटी ट्रेड होती है वो भी क्रूड ही है। तो क्लियरली इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक बात कहना चाहूँगी कि एज ऑफ नाउ 80 to 84% जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका कच्चा तेल हम इम्पोर्ट करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्ट बिल में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो भी यहाँ पर कच्चा तेल ही है। चाहे आप डीजल देखें, पेट्रोल देखें, इन्फ्लेशन नंबर्स देखें, आप एयर ट्रैवल करते हैं तो एविएशन के प्राइसेस देखें, तो आपको हेज करने की ज़रूरत उस हिसाब से यहाँ पर है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक इसके ऊपर डिपेंड करती है। हम रोज़ाना रुपए की बात करते हैं कविता, और काफ़ी हद तक कच्चे तेल की बात साथ में होती ही है कि किस तरह से कच्चा तेल के प्राइसेस वहाँ पर जा रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो वेराइटी की जैसे हमने बात करी, तो यूएस क्रूड को यहाँ पर काफ़ी क्लियरली फॉलो करना ज़रूरी है। ब्रेंट की ऑफकोर्स अहमियत इसलिए यहाँ पर बढ़ गई है क्योंकि हमने प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस वहाँ पर हैं, जिस तरह की बातचीत यहाँ पर सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में हो रही है उसका इम्पैक्ट भी हमने आते हुए देखा। लेकिन जो क्लियर इसके अलावा और भी ऑफकोर्स यहाँ पर 12 तरीके के ऐसे कच्चे तेल हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में जिनके प्राइसेस यहाँ पर रोजाना तय होते हैं, चाहे वो दुबई का है या मलेशिया का है या कनाडा का क्रूड ऑयल है। लेकिन जो दो मेजर अहम हैं वो ब्रेंट और WTI हैं, और जो इंडियन मार्केट्स हैं वो काफ़ी क्लोजली, या फिर अगर हम करें रेफरेंस प्राइस के तौर पे, WTI या फिर यूएस के कच्चे तेल को फॉलो करते हैं। तो क्या मैं भारतीय बाजार में भी ट्रेड कर सकती हूँ और इंटरनेशनली भी क्रूड को ट्रेड कर सकती हूँ? क्योंकि इंडिया में क्रूड सबसे ज़्यादा ट्रेडेड कमोडिटी है। इवन अगर हम बात करें इंडियन एक्सचेंज में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जो होता है आज की तारीख में वो क्रूड ऑयल में होता है। तो आई थिंक आपको बाहर जाके ट्रेड करने की वो नीड नहीं है, बिकॉज आपको एक हाईली लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट जो है डोमेस्टिकली ही मिल रहा है। अगर आपको इंटरनेशनली जाके ट्रेड करना है तो again you will have to abide by the regulatory authorities there, and if you have an entity abroad, अगर आपका कोई entity बाहर है और उसका एक्सपोजर आपको इंटरनेशनली कहीं पे हेज करना है तो आप कर सकते हो। बट एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से हो गया, या तो एक डोमेस्टिक MSME के हैसियत से अगर हम देखें तो इंडिया में आपको एक बहुत ही लिक्विड प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, और आपको रुपी कन्वर्ट होके ही आपको प्राइस जो है एक्सचेंज पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप जो है हेज कर सकते हैं। तो हेजिंग पर्सपेक्टिव से जैसे मनीषा जी ने बताया, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, हाईली ट्रेडेड, ग्लोबली भी नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिया में भी नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट है, अवेलेबल है। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी क्रूड जो है जाना जाता है, बिकॉज वॉलेटिलिटी, इंटरनेशनल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, न्यूज़ फ्लो की वजह से डेली बेसिस पे आपको 150 से 200 रुपये का तेज़ी मंदी क्रूड ऑयल में दिखाई देता है। तो उससे क्या होता है, स्पेकुलेटर्स जो हैं या ट्रेडर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट जो है क्रूड ऑयल एज ए कमोडिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तो लिक्विडिटी अच्छी है इसमें, आपको प्राइस गैप में हिट नहीं मिल रहा है, और दूसरा इसमें मार्जिन भी कम लगता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कम है। 100 बैरल का एक लॉट होता है क्रूड ऑयल का, तो एक बैरल का भाव जो है 3,600 रुपया है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ही 3,60,000 का हो गया। अगर मैं मार्जिन 6% दे रहा हूँ तो 20-25 हज़ार रुपये में मैं एक लॉट क्रूड ऑयल जो है बाई सेल कर सकता हूँ। और क्योंकि डेली वॉलेटिलिटी रेंज इसकी 150-200 रुपये की है, तो मैं 20-25 हज़ार रुपये में 20 हज़ार का मुनाफा या नुकसान उठा सकता हूँ। बट बशर्ते आप अगर एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके चलेंगे, जो हमने डिस्कस किया है कि स्टॉप लॉस लगा के अगर हम काम करें विथ बेटर रिवॉर्ड रेशो, तो क्रूड ऑयल में भी अच्छा काम हो सकता है। और उसी वजह से ट्रेडर का जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है आपको क्रूड ऑयल में ज़्यादा देखने को मिलता है। उस वजह से इवन गोल्ड या सिल्वर जो पॉपुलर कमोडिटीज़ हैं, जो नॉन कमोडिटीज़ हैं, उनसे भी ज़्यादा वॉल्यूम जो है आपको क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलता है। बिल्कुल कविता, खाली एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कि 100, 150, 200 रुपये तक की भी मूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आपका 100 बैरल का एक कॉन्ट्रैक्ट है और अगर आपकी 100 रुपये की मूवमेंट है, तो आपको एक लॉट में करीबन 10,000 रुपये ऐसे ही कमाने, या मतलब बाय सेल जैसे भी आपने किया है, कमाने को मिल जाते हैं। तो आई थिंक बहुत क्लीन क्लियर हेज यहाँ पर है। हाँ, ऑलराइट। लेकिन क्रूड के बाद गोल्ड में भी बहुत ट्रेडिंग होती है, बहुत मुनाफा भी कमाया जाता है, लेकिन ये सब कैसे होगा, कैसे आप सोने में ट्रेड कर पाएंगे, इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि अगर कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फेसबुक एड्रेस, ट्विटर हैंडल पर जाके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक्सेस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4। वेलकम बैक। पहला कदम के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ की, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात किया क्रूड के बारे में। और मनीषा जी, अब बारी आती है सोने की। हम सब जानते हैं भारतीयों को सोने से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो एज अ फिजिकल एसेट, ज्वेलरी के तौर पे तो हम जानते ही हैं कि लोग घर में रखते हैं, लेकिन क्या उसमें ट्रेडिंग भी होती है इंटरनेशनली, जैसा हम ट्रेड होता हुआ देखते हैं? क्या वही हाल भारत में, क्योंकि यहाँ पे खपत बहुत ज़्यादा है सोने की?
जी हाँ कविता, काफी लंबे समय से हम यही बात करते रहे हैं हाँ। कि 20,000 से 25,000 टन सोना यहाँ पर भारतीय बाजारों, भारतीय घरों में है। हाँ। तो ऑफ कोर्स अगर आप साल दर साल भी देखें तो हर साल हम करीबन 700 से 1,000 टन का इंपोर्ट करते हैं, यानी कि उतनी खपत हम हर साल फिर भी करते ही जा रहे हैं। तो जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है, ऑफ कोर्स फिजिकल बैंक तो यहाँ पर काफी स्ट्रांग है ही। ज्वेलरी, कॉइन, बार के फॉर्म में ETF के थ्रू भी आप यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। और अब तो सरकार ने यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स जैसी स्कीम्स भी यहाँ पर मुहैया कराई हैं। जहाँ तक फ्यूचर्स की बात है, ऑफ कोर्स ये एक और सबसे बड़ा, जैसे हम बात कर रहे थे कच्चे तेल के बाद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर सोने और चांदी में ही होती है। और जो दो बाकी बड़े एक्सचेंज आए हैं जैसे BSE, NSE, सबसे पहले उन्होंने भी कारोबार यहाँ पर सोने चांदी से ही किया है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आराम से खप जाता है, क्योंकि सोना चांदी सबको यहाँ पर खत्म समझ में आता है। फ्री टाइम में भी लोग यहाँ पर कहीं पे भी आप चले जाइए, सोने के भाव सबको यहाँ पर पता होते हैं। तो जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है, ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स काफी अच्छी खासी हैं। फ्यूचर्स तो है ही, ऑप्शंस में भी अभी आप यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। फ्यूचर्स में ऑफ कोर्स आपको एक लेवरेज देना पड़ता है। ऑप्शंस में जो छोटे ज्वेलर्स हैं जो अभी तक शायद नहीं फायदा उठा पा रहे थे फ्यूचर्स में, अब वो यहाँ पर ऑप्शंस में भी कारोबार कर सकते हैं, यानी कि आपका जो रिस्क है वो और भी कम हो गया है और आपका मुनाफा या जो मंदी है, आप उन दोनों में ही यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। ऑलराइट, क्या-क्या चीजें इंपैक्ट करती हैं गोल्ड फ्यूचर्स को? देखिए अगेन लाइक वी डिस्कस्ड कि जैसे क्रूड ऑयल पे इंटरनेशनल अनसर्टनिटीज़ हो गए, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो गए, इकोनॉमीज़ का कैसा परफॉर्मेंस है वो हो गया, वैसे ही गोल्ड पे भी एक तो सप्लाई डिमांड तो हमेशा से ही रहेगा। उसके अलावा भी गोल्ड को एज ए अल्टरनेट करेंसी भी माना जाता है ग्लोबल लेवल पे। अगर आप देखें तो ये ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर आपके पास डॉलर है और गोल्ड है तो डॉलर हो सकता है इंडिया में न चले, आपको फॉरेन एक्सचेंज में जाके एक्सचेंज करके तब आप यूज़ कर सकते हो, बट सोना आप US में बेचो या इंडिया में बेचो या सोमालिया में बेच दीजिए, कोई भी कंट्री में आप जाके बेचें उसका वैल्यू रहता ही है। तो कभी भी एक कंट्री पे जब एक इकोनॉमिक अनसर्टनिटी का माहौल बन जाता है तो लोगों का विश्वास जो है अपने करेंसी या स्टॉक से हट के गोल्ड को एज ए सेफ हेवन उनको दिखने लगता है, जहाँ पे मैं अपना पैसा जो है डाइवर्सिफाई करके इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि जब भी ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाए तो मैं फिर से गोल्ड को बेच के मैं अपने जो फंड्स हैं उसको मैं अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो एक अल्टरनेट हेज बन जाता है, नेचुरल हेज बन जाता है अगेंस्ट ऑल द अनसर्टेनिटीज। तो उस वजह से डिमांड जो है गोल्ड में देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा 2008 के दौरान जो रिसेशन आया बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ सब प्राइम क्राइसिस इन US, तो गोल्ड के भाव जो है वहाँ से जो चढ़ने शुरू हो गए थे, इट डिड नॉट स्टॉप बिकॉज पब्लिक का जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो गोल्ड में ज़्यादा सेफ लग रहा था उस दौरान, बशर्ते दूसरे एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में। तो एज ए अल्टरनेट हेज, एज ए अल्टरनेट एवेन्यू टू पार्क द फंड्स सो दैट हमारा रिटर्न इम्पैक्ट ना हो और इनफैक्ट ग्रोथ भी मिले। इस चक्कर में क्या होता है, अनसर्टनिटीज़ के न्यूज़ के आते ही एकदम से आप देख लीजिएगा डॉलर वीक होता है तो या गोल्ड बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर्स जो हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं गोल्ड के प्राइसेस को डिफाइन करने में। कोई भी US का इंपॉर्टेंट डेटा आता है, जॉबलेस क्लेम डेटा अगर खराब आता है तो सबसे पहले आपको गोल्ड का मूवमेंट दिख जाएगा, गोल्ड बढ़ते हुए दिखाई देगा। और अगर कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का न्यूज़ आ गया तो आप देखेंगे कि एकदम से गोल्ड का भाव बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट घट गया, अगेन गोल्ड का भाव बढ़ गया। तो ऐसे जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ के दौरान एज ए सेफ हेवन डिमांड की वजह से गोल्ड के भाव बढ़ जाते हैं, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के दौरान जो है एज अ सेफ हेवन के बढ़ जाती है, जो है बढ़ जाता है। लेकिन रुपए की चाल का किस तरह असर पड़ता है सोने की चाल पर? बहुत सुंदर क्वेश्चन है कविता, क्योंकि इसका सीधा एग्जाम्पल हमने 2018 में आते हुए देखा था। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखें, डॉलर टर्म्स में देखें, तो सोने ने आपको 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया पिछले साल में। लेकिन अगर आप रुपए टर्म्स में देखें तो 8% का फायदा दिया है सोने ने आपको, भारतीयों को यहाँ पर, अगर आपने सोने में यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ था। तो क्लियरली 9% का डिप्रिसिएशन हमने रुपए में आता हुआ देखा था पिछले साल में, और उसका सीधा फायदा यहाँ पर सोने की इन्वेस्टमेंट को आया है, क्योंकि वो डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटी है। जैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो रुपए में यहाँ पर फायदा था। लेकिन ऑफ कोर्स रुपए तो एक बात है, अगर आप बाकी करेंसीज में देखें, या जैसे कि यूरो में या पाउंड स्टर्लिंग में या रशियन रूबल में, सभी करेंसीज में सोने ने आपको बेहतर यहाँ पर रिटर्न दिया है। तो करेंसी का इम्पैक्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक रुपए की बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सोना इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्टिंग लैंडिंग कॉस्ट हमारी कैसी आती है उसका सीधा रिएक्शन भी हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। एज ऑफ नाउ बाजार ये मान के चल रहा है कि 68, 72, 73 जैसी सोने की एक रेंज रह सकती है आगे जाके। और जिस तरह
तरह से सोने में यहाँ पर कारोबार इंटरनेशनल मार्केट्स में होता हुआ देखा है, एक और स्ट्रॉन्ग निवेश का जो एज एन एसेट क्लास सोना यहाँ पर उभर के काफ़ी हद तक आ रहा है। आप ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक फाइनेंशियल प्लानिंग के शोज भी करती हैं और सोना अब क्लियरली उसमें अपनी जगह पाता हुआ नजर आया है। हाँ। तो चाहे रुपी है, चाहे इकोनॉमी है, या फिर जिस तरह की इन्फ्लेशन है या इंटरेस्ट रेट्स हैं जैसे सुनील ने बताया, आई थिंक सोना एक काफ़ी फेवरेबल पोजीशन में फिलहाल यहाँ पर है। तो अगर प्रेशियस मेटल की हम बात कर रहे हैं तो चांदी को नहीं छोड़ सकते। क्या चांदी को भी वही जगह दी जाती है जो सोने को दी गई है? इन अ वे पहले का सिनारियो ऐसा था कि सिल्वर जो है मोटा मोटा आप प्रेशियस मेटल में ही गिना जाता था, बट वो ट्रेंड जो है धीरे धीरे चेंज होते हुए नज़र आया, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड भी चांदी का बढ़ते गया। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे चांदी का भरपूर इस्तेमाल होता है, मेडिसिन वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी चांदी का जो है डिमांड बढ़ते गया। तो उस दौरान भी चांदी के भाव जो है, भले ही गोल्ड के भाव न बढ़े हो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, पर चांदी के भाव में जो है इजाफा होते हुए दिखा गया था। तो चांदी जो है आज की तारीख में दो कमोडिटी का एज अ बाइफर्गेशन प्राइस डिफाइन करने में लेता है। एक हो गया गोल्ड का, जो कि प्रीशियस मेटल के कैटेगरी में ही आता है, अगर वो बढ़ा तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ से ले लेता है, बट साथ में ही अगर बेस मेटल जैसे कॉपर है, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल है, अगर वो प्रेशर में है तो इवन सिल्वर के भाव पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिलता है। तो इन अ वे गोल्ड एज अ सेफ हेवन जैसे देखा जाता है, वैसे चांदी को नहीं देखा जाता है, बिकॉज ये इक्वली एक्सपेंसिव नहीं है और इसका इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ऐसे कैटेगरी करके देखें तो गोल्ड जो है एक यूनिक असेट क्लास ही बन जाता है, और सिल्वर जो है आप हाफ प्रेशियस मेटल एंड हाफ बेस मेटल के तौर पे देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ रिसेंट ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड इन सिल्वर। लेकिन यहाँ पर चांदी को समझने के लिए बेस मेटल्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो बेस मेटल्स कौन कौन से ट्रेड होते हैं? क्या ग्लोबली जितने बेस मेटल्स ट्रेड होते हैं क्या उतने भारत में होते हैं? सबके सब नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर जारी है कि सब लोग सब कुछ हम यहाँ पर देख पाएँ। जहाँ तक चांदी की बात है, ये जिंक के जो माइनिंग है उसका बाय प्रोडक्ट भी है, तो काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें एक साथ यहाँ पर चलती हैं। और जैसे सुनील ने कहा कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, चाहे वो सोलर पैनल है या ऑटोमोबाइल्स है या आपके स्मार्टफोन्स हैं या आपके LED टीवीज़ हैं, सभी में यहाँ पर चांदी की यूजेज होती है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो सारे इकोनॉमिकल डेटा या फिर जो ऑटो वगैरह डेटा आते हैं उसका इम्पैक्ट भी हम यहाँ पर चांदी पे आता हुआ देखते हैं। जहाँ तक मेटल्स की बात है, जी हाँ, कॉपर, जिंक, निकल, लेड, टिन, स्टील, ये सभी कमोडिटीज़ जो बाहर ट्रेड होती हैं यहाँ पर भी होती हैं। काफ़ी हद तक कोबाल्ट, आयरन ओर जो बाहर मार्केट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और स्पेशली अब जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो एक पूरा नया दौर यहाँ पर शुरू होने वाला है मेटल की डिमांड के लिए। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मेटल्स की जो मांग है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स में मांग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ती जा रही है। जहाँ तक भारतीय बाज़ारों की बात है, हमारे जो इंपोर्ट नंबर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इवन एज हम एशिया में हैं, जो चाइना के कंपैरिजन में तो हम बहुत छोटी मार्केट है मेटल्स के लिए। आई थिंक पूरी नॉन एग्रो स्पेस में जब आप बात करते हैं कच्चे तेल की या सोने चांदी की या मेटल्स की, मेटल्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इंडिया इन दैट सेंस कोई से नहीं है, और जहां तक इंपोर्ट मार्केट है या डिमांड मार्केट है वो भी यहाँ पर अभी तक काफ़ी छोटी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फिर मेटल्स के मामले में उतार चढ़ाव कम होगा? एक्चुअली क्योंकि जो बेस मेटल्स इंडिया में ट्रेड किए जाते हैं उनका भी प्राइस रेफरेंस जो है वेस्टर्न कंट्रीज से ही लिया जाता है। जैसे बेस मेटल्स के लिए हम एक स्टैंडर्ड एक्सचेंज जैसे LME है, लंदन मेटल एक्सचेंज है, तो उसको माना जाता है एज ए बेस प्राइस, क्योंकि लाइसेंस्ड प्राइस पैरिटी का एक पैक्ट जो है MCX का ऑलरेडी LME के साथ है, वैसे ही गोल्ड, सिल्वर, क्रूड के लिए नाइमेक्स कॉमेक्स के साथ है। तो अपना जो भी फ्लक्चुएशन आपको LME पे, कॉपर पे, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल पे देखने को मिलेगा, वही रेप्लिका आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होकर इंडियन एक्सचेंज को भी देखने को मिलता है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा US और चाइना का जो ट्रेड ऑफ जो है, उस चक्कर में बहुत सारे बेस मेटल्स जो हैं अपने 52 वीक लो तक पहुँच गए थे। अभी थोड़ा वो न्यूज़ में थोड़ा ईज ऑफ होने के आसार लग रहे हैं, तो उस वजह से आपको फिर से थोड़ा बहुत जो है एल्यूमिनियम के प्राइस हो गए या जिंक के प्राइस हो गए या कॉपर के प्राइस हो गए, उसमें थोड़ा जो है इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आ रहा है। तो वॉलेटिलिटी के मामले में इंटरनेशनल लेवल पे जितने वॉलेटिलिटी है उतना बेस मेटल्स में भी है, और बेस मेटल में स्पेकुलेटिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। जितना भी वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ब्रास एक ही ऐसा एक बेस मेटल है जो कि एक डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बट हो सकता है मार्च और अप्रैल के बाद एल्यूमिनियम और जिंक के भी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं डिलीवरेबल बन जाए।
तो दैट इज़ ऑलरेडी ऑन टॉक्स। तो तब तक के लिए अभी तक का जितना भी पार्टिसिपेशन है वो स्पेकुलेटिव या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है। एंड इसमें ट्रेडर्स को फ़ायदा इस चीज़ का भी है क्योंकि उसमें मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं। इवन वैसे मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स रिटेल पार्टिसिपेशन को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए एक्सचेंजेस ने लॉन्च किया हुआ है। ये प्रेशियस मेटल में भी है, बेस मेटल में भी है, एनर्जी में भी है। प्रेशियस मेटल में गोल्ड के रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं 1 kg का है, उसका मार्जिन अगर मैं 5% 6% भी पकड़ूं तो 1.5 लाख रुपया बनता है। एक लॉट में मुझे बाई सेल करना है गोल्ड में तो 1.5 लाख रुपए का मार्जिन मुझे देना पड़ेगा। अगर वही मैं गोल्ड मिनी में ट्रेड करना चाहूँ तो वो 100 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 100 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट में मुझे 15,000 रुपये देने हैं, मतलब 10 गुना कम मार्जिन मुझे देके काम करना पड़ता है। हो सकता है सारे इन्वेस्टर्स के पास 1.5 लाख रुपया नहीं है गोल्ड को खरीदने में, तो जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है 100 ग्राम का गोल्ड में ले सकता हूँ 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके। वैसे ही बेस मेटल में जैसे कॉपर है, कॉपर 1 टन का लॉट साइज़ है रेगुलर। अगर आपको 1 टन के लॉट साइज़ में काम करना है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तकरीबन 4,20,000 का है। 1 टन का 420 रुपये 1 kg का भाव है कॉपर का। अगर मुझे 420 रुपये के हिसाब से 1 टन लेना है तो 4,20,000 का 5% तकरीबन 25-30,000 रुपये मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब मैं एक कॉपर का रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बाई सेल कर सकता हूँ। बट कॉपर मिनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 250 kg का है। ओके। तो मार्जिन भी मुझे 1/4 देना पड़ता है। तो रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है लॉन्च किए गए। और इसमें ये बोल सकता हूँ कि इंडियन एक्सचेंज का एक ग्लोबल लेवल पे एक रिकग्निशन हो गया, बिकॉज ग्लोबल लेवल पे मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं थे। तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री to launch mini contracts for all the international commodity to participate, to bring in more of retail participation, जिससे retail participation का आपको इजाफा भी जो है आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। तो बेस मेटल में वॉलेटिलिटी इंटरनेशनली जितना है उतना इक्वेलेंट है और उसमें वॉलेटिलिटी कम नहीं बोली जा सकती क्योंकि मौका उसमें भी ज़्यादा है। जितना ग्लोबली उतार चढ़ाव होगा उसी का ही इम्पैक्ट हम पड़ता हुआ देखेंगे। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हमने नेचुरल गैस पे बात नहीं की है, उस पर बात करनी है और साथ ही एक्सचेंजों की टेक्निकलिटीज़ पर भी बात करेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अगर आप इस बीच हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल स्क्रीन पे दिए गए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाकर पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन डिजिटल कोर्स भी हमने शुरू किया है जिसमें आप अपना सवाल हमारी वेबसाइट पर जाके आप छोड़ सकते हैं, साथ ही इस कोर्स में हिस्सा भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहला कदम। हम बात कर रहे हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ की और यहाँ अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस की। इसमें किस तरह का ट्रेड होता है और अगर किसी को दिलचस्पी हो इसमें पैसे लगाने की तो कैसे लगाए? जी कविता, जहाँ तक फॉलो करने की बात है, ये कमोडिटी बहुत आसान है फॉलो करने के लिए क्योंकि बहुत ही नीश कमोडिटी है, लेकिन एक छोटी कमोडिटी है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है। छोटी कमोडिटी आपने कैसे कहा? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में इसके प्राइसेस $1 से $5 पर MMBTU के बीच में चलते हैं और भारतीय बाजारों में इसके भाव 250 से 300 रुपए के बीच में यहाँ पर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। आप बाकी कमोडिटीज़ के प्राइसेस देखें तो वो हज़ारों में हैं और 4 to 5 डिजिट्स में है उस हिसाब से। सो जहाँ तक फॉलो अप बात करने की बात है, फंडामेंटल्स जहाँ तक हैं काफ़ी बुलिश नज़र आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम पिछले साल सितंबर से नवंबर तक के प्राइसेस देखें तो यहाँ पर करीबन 75% का इजाफा था, यानी कि $2.5 से करीबन $5 तक की ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर भाव बढ़ते हुए देखे। तो आपको फिर उस चीज़ के लिए तैयार यहाँ पर रहना पड़ता है क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी ये कमोडिटी मूव करती है। अगर पिछले ही कुछ दिनों की अगर बात करें तो एक दिन में करीबन 8 से 15%, 16% भी ये कमोडिटी एक ही दिन में कुछ ही घंटों में मूव कर जाती है। तो इसकी ऐसी चाल के पीछे फंडामेंटल क्या है? मेजरली क्योंकि नेचुरल गैस इसलिए यूज़ होता है कि हीटिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो अगर US में, कनाडा में हम बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम देख रहे हैं, जैसे कि फ़िलहाल फोरकास्ट है जनवरी और फरवरी के लिए, तो सिक्लिकल कमोडिटी है, मांग बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। 5 साल का एवरेज अगर आप इन्वेंट्रीज देखें तो उससे करीबन 15% कम है ये सप्लाईज में। तो ये सारे फंडामेंटल्स फैक्टर्स इसके लिए काम करते हैं। अगर माना जाए कि फरवरी में यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो फटाफट से ये कमोडिटी उसी तरह से नीचे भी आ जाएगी। तो इस तरह की वॉलेटाइल कमोडिटी में ट्रेड करना रिस्की भी हो सकता है। तो अगर मैं शुरुआत ही कर रही हूँ कमोडिटी में ट्रेड करने की तो क्या इसे कंसिडर करना चाहिए? अगर मैं एक नया एंट्रेंट हूँ कमोडिटी के लिए तो हम नॉर्मली नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज़ को न्यू इन्वेस्टर्स को हम एडवाइस नहीं करते हैं, कंसिडरिंग इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा है। जैसे मनीषा जी ने बताया कि अगर वेदर फोरकास्ट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ठंडा आया, 4-5 डिग्री का अगर फोरकास्ट आता है तो एकदम से 10 रुपये बढ़ जाएगा।
लॉट साइज़ इसका 1250 का है, तो 1250 MMBTU का उसका लॉट साइज़ है। तो 2-4 मिनट में 12-15 हज़ार 20 हज़ार का नुकसान होने के जो है चांसेस हो जाते हैं। इस वजह से एक्सचेंज ने भी क्या किया हुआ है, इसका मार्जिन बढ़ा दिया है। तो अगर मुझे नेचुरल गैस में ट्रेड करना है तो मेरा मार्जिन मनी जो है तकरीबन 80 हज़ार से 1 लाख रुपए तक का मार्जिन मुझे देना पड़ेगा, जिससे मैं नेचुरल गैस में ट्रेड कर सकता हूँ। ये मार्जिन बढ़ने का कारण वॉलेटिलिटी था। रिसेंटली जैसे मनीषा जी ने बताया कि रेट्स जो हैं सेम डे में 20-25 रुपये ऊपर भी गया और सेम डे नीचे भी आ गया 20-25 रुपया, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा या तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो न्यू एंट्रेंट हैं उनके लिए जो सबसे बढ़िया कमोडिटीज़ हैं, अगर नॉन एग्री की हम बात करते हैं तो गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, कॉपर है, ये सब स्टेबल कमोडिटीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द वाइड यूसेज, और बहुत सारे फंडामेंटल न्यूज़ इस पे इम्पैक्ट करते हैं। वेरएज नेचुरल गैस पे ज़्यादातर सप्लाई डिमांड एक हो गया और वेदर। तो बहुत ही एक दो ही पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे इसके भाव जो है बहुत ही ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा जो है उसमें रिस्क बढ़ जाता है। तो आइडियली न्यू इन्वेस्टर्स को हम उससे दूर ही रखते हैं, और हमारे रिसर्च के जो टीम मेंबर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वोलेटाइल दौर के दौरान जहाँ पे इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसमें थोड़ा कम ही रिकमेंडेशंस वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब एक्सचेंजों की बात करते हैं जो नॉन एग्री में ट्रेड करते हैं, तो तमाम एक्सचेंज के पास नॉन एग्री के सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होंगे? जी हाँ, सबके पास हैं, लेकिन जो नए एंट्रेंस हैं जैसे कि BSE NSE, वो दर हफ्ते दर महीने यहाँ पर और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो रेगुलेटरी अप्रूवल है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आए हैं। एज ऑफ नाउ जैसे हम बात कर रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर से यहाँ पर दोनों एक्सचेंजेस ने शुरुआत करी थी, उसके बाद कच्चा तेल और अब गुआर सीड में यहाँ पर इनको अप्रूवल मिल चुका है। तो एक एक करके ये लोग कमोडिटीज़ अपने जो पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड करते हुए नजर आएंगे। एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कविता, वो ये कि अब सेबी की तरफ से मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो कॉर्पोरेट्स भी हैं, अगर उनका कमोडिटी में कोई ओपन पोजीशंस हैं तो वो भी उनको अपने एनुअल तरीके से यहाँ पर बतानी होगी, कैसे वेदर वो उसको हेज करते हैं, खरीदते हैं, नहीं करते हैं। तो एज ऑफ नाउ हम देखते थे जब आप अर्निंग्स पढ़ती हैं तो फॉरेक्स बताती हैं कि फॉरेक्स एक्सपोजर कितना था, अब आपको कमोडिटी एक्सपोजर भी इन कंपनीज का मिलेगा और बताना होगा। तो आई थिंक कहाँ वो हेज करते हैं, नहीं करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स में करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स में करते हैं, तो ये एक और स्टेप है ओपनिंग की तरफ, जहाँ तक जब तक हम कमोडिटी की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल वो कौन से ऐसे पैच है जिसको देखकर आपको लगता है कि नॉन एग्री कमोडिटी स्पेसिफिकली कम लोकप्रिय है? एक्चुअली नॉन एग्री में जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स जो हैं वो आम आदमी के उतने नज़र में नहीं आता है। जैसे कॉपर या जिंक या लेड या निकल जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हालांकि वो यूज़ तो करता है, बट उसको समझ में नहीं आता है कि अच्छा जो मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ इसमें बहुत सारा कॉपर यूज़ हो गया है, अच्छा मेरी घर में जो कॉपर वायर्स लगे हुए हैं उसमें बहुत सारा कॉपर जो है मैंने कंज्यूम किया हुआ है, जो LCD LED TV है मेरा उसमें बहुत सारे वेस्ट मेटल्स यूज़ हुए हैं। तो एग्री के मामले में क्या है, डायरेक्टली आप बाज़ार जाते हैं, आप खरीदते हैं क्योंकि यू आर कंज्यूमिंग इट ऑन अ डेली बेसिस। जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं जैसे नॉन एग्री हैं वो गोल्ड और सिल्वर पॉपुलर हैं बिकॉज दैट यू बाय एज एंड व्हेन यू नीड, फेस्टिवल के दौरान भी आप खरीद लेते हैं। तो उसमें तो समझ भी है और उनको बस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में कैसे काम करना है वो समझाने की देर है, जो कि अपने शो से हम कोशिश कर रहे हैं। बट जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वो डायरेक्ट कंजम्पशन रिटेल पार्टिसिपेंट के पास नहीं आ रहा है। हाँ, तो उस वजह से लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं। जिसको कॉपर के बारे में नहीं पता है तो वो हो सकता है कि वो सोचे कि इसमें मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, इससे अच्छा मैं गोल्ड के बारे में जानता हूं तो मैं गोल्ड खरीद लूं। हाँ। भले ही कॉपर में कुछ अच्छा न्यूज़ है फिर भी मैं गोल्ड खरीदूंगा क्योंकि मुझे उसके बारे में भरोसा जानकारी उस पर ज़्यादा है। यस। और इंडस्ट्रीज़ जो हैं जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एल्यूमिनियम में हेज करते हैं, जिंक में जिंक ऑक्साइड बनाते हैं तो जिंक का हमारे पास हेज करते हैं। दे नो दीज कमोडिटीज़, उनको इनके बारे में पता है और उनको हेजिंग रिक्वायरमेंट भी है। जैसे नए गाइडलाइंस में आपको कमोडिटी एक्सपोजर भी बताना है, जैसे मनीषा जी ने बताया दे हैव टू टेल कि कितना हेज्ड पोजीशन है, कितना अनहेज्ड है। बहुत सारी कंपनियां जो प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड हैं वो 100% हेज पॉलिसी इस्तेमाल करती हैं, तो उनको तो हेज करना ही है। जो MSMEs हैं वो एक तरीके से थोड़ा रिस्क लेते हैं, 50% हेज कर लिया, 50% मैंने प्राइस इंक्रीमेंट पे थोड़ा रिस्क ले लिया जहाँ पे एडिशनल मुनाफा करने की मैं सोच रहा हूँ। तो बेस मेटल में ऐसे जानकार लोग जो काम करते हैं, जिनका इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है वो कमोडिटी, वो हेज करते ही हैं, वो ट्रेड भी करते हैं।
और जो नए पार्टिसिपेंट है जब तक उनको जानकारी नहीं है तब तक नहीं करते हैं, बट एक बार वो ट्रेडिंग में आ जाते हैं तब उनको बेस मेटल जो है सबसे अच्छी कमोडिटी लगने लगती है, बिकॉज उसमें कम मार्जिन लगता है। हाँ। क्योंकि लॉट साइज छोटे हैं। हाँ। और लिक्विडिटी भी अच्छी है। जैसे कॉपर एक फेवरेट कमोडिटी माना जाता है, तो मार्जिन भी 15-20 हज़ार में इंट्राडे में काम करने मिलता है। मूवमेंट भी 7-8 रुपए का है, तो 7 से 8 हज़ार रुपए कमाने तो का मौका मिल शुरुआत जाता इससे है। हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप नॉन एग्री कमोडिटी में निवेश या ट्रेड करने की और पहला कदम ले ही रहे हैं, तो ऐसे में आपकी शुरुआत किस कमोडिटी के साथ होनी चाहिए और कितने तक का आपको निवेश या ट्रेड करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहला कदम। हम शो के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, जहां पर नॉन एग्री कमोडिटी में अगर आपको ट्रेड करना है, निवेश करना है, पैसे लगाने हैं, तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? क्या गुरु मंत्र आप देना चाहेंगी मनीषा जी? आई थिंक हेजिंग यहाँ पर फॉर श्योर करके चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी कमोडिटी यहाँ पर हो तो हम इन वन वे और दी अदर उस पर एक्सपोज्ड हैं ही। जैसे हम बात करें चाहे वो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ हैं या कच्चा तेल है या एग्री कमोडिटीज़ हैं, जो हमारे रोज़ खाने पीने चलने चलाने की जो कमोडिटीज़ हैं, और जिस तरह की प्राइस मूवमेंट के साथ हम फिलहाल यहाँ पर रहते हैं जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। हम कच्चे तेल की बात कर रहे थे जहाँ पर 5 से 6% की मूव रोज़ देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत वॉलेटाइल है। सोने चांदी में आपको जिसे इन्फ्लेशन है, जिसे अनसर्टनिटी इतनी ज़्यादा है, इलेक्शन वाला साल है, बजट आने वाला है, चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक एक पोर्टफोलियो ऐसे सेट होना चाहिए जहाँ पर कमोडिटीज़ फॉर श्योर एज अ पार्ट होनी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा चेंजेस, इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़, रिफॉर्म्स, ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। तो क्लियरली आपके पोर्टफोलियो में, आपके निवेश में कमोडिटीज़ का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। तो किस कमोडिटी को चुने? अगर मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ तो मेरे लिए जो हाईली लिक्विड काउंटर्स हैं, मैं अपने इन्वेस्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे अगर मेरे पास 1.5 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है तो मैं गोल्ड से शुरुआत कर सकता हूँ। बट जैसे लेकिन वो भी एक साथ नहीं कर सकते, आपको स्टैगर्ड वे में करना होगा। इसमें भी आप जैसा इक्विटी में आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स आप चुनते हैं। आईटी का सेक्टर से दो अच्छे स्टॉक चुन लिए, बैंकिंग से 2 अच्छे स्टॉक, एफएमसीजी से 2 अच्छे स्टॉक, मैं डाइवर्सिफाई कर लेता हूं अपने पोर्टफोलियो को इक्विटी में। वैसे ही अगर आपका पोजिशनल व्यू है, 1-2 महीने के लिए आप करना चाहते हो, तो बेस मेटल में जैसे कॉपर है, जिंक है, ये कमोडिटीज़ में एक आध कमोडिटी में चुन सकता हूँ। प्रेशियस मेटल में गोल्ड या सिल्वर में कोई एक चुन सकता हूँ। एनर्जी में नेचुरल गैस या क्रूड में क्रूड बोल सकते हैं, ऐसा करके चलें। बट जो डे ट्रेडर हैं वो एक ही दिन में जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा हुआ है, गोल्ड में भी ट्रेड कर लेते हैं, एंट्री एग्जिट हो जाती है, उसके बाद क्रूड ऑयल में एंट्री एग्जिट हो जाती है, उसके बाद कॉपर में भी एंट्री एग्जिट हो जाती है, जो जानकार ट्रेडर्स हैं। क्योंकि 15 घंटे का मार्केट है तो उनको मौका मिल जाता है एंट्री एग्जिट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट जाना जाता है, क्योंकि डेली वॉल्यूम आपका जो देखने को मिलता है ओपन इंटरेस्ट से डबल है। तो डेली ट्रेडिंग प्रोडक्ट ही बोला जाता है, क्योंकि 5% ही मार्जिन पे आप काम कर रहे हैं, 20 टाइम्स एक्सपोजर पे आप काम कर रहे हो ऑलरेडी। तो अगर एक प्योर ही न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो न्यू ट्रेडर है, सबसे पहला तो अगर उसको निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का अगर एक्सपीरियंस है तो उनको कमोडिटी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? क्योंकि देखिए निफ्टी भी एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, कमोडिटी भी एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। निफ्टी में आप 10% 15% मार्जिन लेके एक लॉट लेते हैं, एक लॉट में उसमें भी 75 शेयर्स का एक लॉट है, उसका अंडरलाइंग एसेट जो 50 स्टॉक्स हैं वो हैं। कमोडिटी में भी वही सिमिलैरिटी है, यहाँ पे आप 10% 15% मार्जिन के बजाय 5 से 7% मार्जिन दे रहे हैं, और यहाँ पे भी लॉट साइज़ में आप काम कर रहे हो। जैसे गोल्ड है तो 1 kg का लॉट है, मिनी है तो 100 ग्राम का लॉट है, क्रूड है तो 100 बैरल्स का लॉट है। तो यहाँ पे आप 5 to 7% मार्जिन में आप बाई सेल कर रहे हैं। वो भी एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के लिए आप निफ्टी बाई करके होल्ड कर सकते हो। मंथ एंड में एक्सपायरी हो जाता है तो आपको या तो रोल ओवर करना है या तो एग्जिट करना है, या तो आप डे ट्रेडिंग चुन सकते हो। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी करते हैं, कमोडिटी में भी मंथली एक्सपायरी है, एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हैं। डिलीवरी लेना है तो डिलीवरी ले सकते हैं, नहीं तो इंटरडे में आप कट कर सकते हो। तो इट इज़ अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ज़्यादातर जो मार्क टू मार्केट के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अगर मैंने 5% मार्जिन इन्वेस्ट किया हुआ है गोल्ड में और मैं 1 महीने का टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ और वो भाव थोड़ा नीचे आ जाता है, तो मुझे जो भाव का डिफरेंस है मुझे पे करना होता है, उसको हम मार्क टू मार्केट बोलते हैं। वही चीज़ इक्विटी में भी लागू होती है। अगर मैंने 80,000 दे के एक लॉट निफ्टी लिया हुआ है और वो 100 पॉइंट गिर जाता है तो 7,500 रुपये का मुझे भरपाई करना पड़ता है, जो कि मार्क टू मार्केट माना जाता है। तो कॉन्सेप्ट जो है इक्विटी डेरिवेटिव्स का और कमोडिटी डेरिवेटिव्स का ऑलमोस्ट 95% सेम है। तो जो जानकार F&O में ऑलरेडी इक्विटी में कर रहे हैं वो तो ईजिली कर सकते हैं यहाँ पे, बस उनको लॉट, मार्जिन और एक्सपायरी, ये 3 चीज़ का समझ होना चाहिए। बाकी वॉलेटिलिटी जैसे निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर गया 7,500 मिलेगा, वैसे ही क्रूड 100 पॉइंट ऊपर गया 10,000 मिलेगा। बट जो इन्वेस्टर्स हमारे जो इक्विटी डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं,
जो रिटेल पार्टिसिपेंट है जिन्होंने डेरिवेटिव सेगमेंट का अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, उनके लिए हम नॉर्मली मिनी कॉन्ट्रैक्ट सजेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड अच्छा, मिनी तो कॉन्ट्रैक्ट। शुरुआत मेरे ख्याल से मिनी कॉन्ट्रैक्ट से आप कर सकते हैं, बाकी नियम कानून वही हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स आपने नोट डाउन कर लिए हों, क्योंकि अगर आप ये शो देख के तुरंत कमोडिटी में निवेश या रणनीति सोचना चाहते हैं तो आपके लिए ये तमाम गुरु मंत्र पहला कदम आज इस खास एपिसोड में लेकर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला कदम सीजन 4 के इस एपिसोड में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर जाके ये सवाल पहुंचा सकते हैं। हमने एक ऑनलाइन डिजिटल कोर्स भी शुरू किया है जिसमें आप पहला कदम की वेबसाइट पर जाके हिस्सा ले सकते हैं। नमस्कार। एक्सेस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4।